जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कुरत। वालेकुम अस्सलाम। करूं स्टार्ट? आपने करना है आज प्रेजेंट? जी जी, मैंने करना है। अच्छा, फिर 2 मिनट से वेट कर लेते हैं ताकि अगर कोई दो जी एक ठीक है। दो आना है तो वो आ जाए। ओके। फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ठीक है, ताकि ओके। सब जो है ना एक दफा सुन लेते हैं ना, फिर वो जिसने मुझे जी ठीक है। समरी भेजनी हो वो भेज दे। 2 मिनट सिर्फ, तो कुछ एक दो हो जाए। ओके। डॉक्टर सोबी, आज तो डॉक्टर नाहीद की कोई क्लास नहीं है? मैम, मैंने बहुत टाइम वेट किया। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी। मैंने बहुत टाइम मैडम वेट किया, फिर मैं ऑफलाइन हो गई क्योंकि कोई था ही नहीं। एक डॉक्टर सदक थी और एक मैं थी, तो बस नहीं, फिर कोई आप भी नहीं था। मैम, आपको आवाज आई मेरी? हाँ हाँ, मुझे आ रही है आपकी आवाज। अलैक्म मैडम, एक बात पूछनी थी। कल आपने कहा था कि एनीमिया का केस है और मैंने आपको कहा था कि मैं प्रेजेंट करूं, तो आपने कहा। चले, ओके। आज आपका सिनेरियो जो है वो फुल चलेगा ताकि आप लोग एक दफा देखें कि एग्जाम सिनेरियो में एक्चुअली आपके साथ होना क्या है। वहां बैठे हुए जिन्होंने फर्स्ट टाइम देना है उनको ये पता चलेगा कि वहां पे एक्चुअली क्या होता है, ठीक है? ओके, 1 मिनट मैं टाइमर आपका लगा लूं। करें 1 सेकेंड। मैं मोबाइल पे लगाती हूँ, वहां पे फिर चलता रहता है। 1 सेकेंड। ओके जी, स्टार्ट योर टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मदीहा है। मैं पिछले 4 साल से शोबा गायनी से मुंसलिक हूँ। आज मैं आपकी गायनी की डॉक्टर हूँ। आप मुझे अपना नाम बता सकती हैं? जी, मेरा नाम सोबी है। सोबिया, आपकी कितनी उम्र है? मेरी उम्र 35 साल है। अच्छा, कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? मेरी शादी को 8 साल हो गए। कितना पढ़ी लिखी हैं? नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे तो मैंने 4 पैदा किए हैं, लेकिन मेरे पास अभी 2 हैं। दो हैं। अच्छा, बाकी दो को क्या हुआ? डॉक्टर साहब, पहला बच्चा तो मेरा ब्लड प्रेशर की वजह से जो है वो पेट में फोत हो गया था 6ठे महीने में। अच्छा, और ठीक है। दूसरा बच्चा जो है वो टाइम से पहले पैदा हो गया था, फिर वो 8 दिन जिंदा रहा था, फिर फोत हो गया था। कितना टाइम पहले पैदा हो गया? 8वें महीने में पैदा हो गया था। ठीक है, और कितने दिन जिंदा रहा? वो कोई 8 8 9 दिन जिंदा रहा था नर्सरी में। ठीक है। ठीक है, अभी दो बच्चे जो जिंदा हैं उनमें से जो छोटा बच्चा है उसकी एज क्या है? छोटा बच्चा 2 साल का है। ठीक है। अच्छा, आपको माहवारी कब आई आखिरी दफा? डॉक्टर साहब, मुझे माहवारी आई थी 20 दिसंबर को। अच्छा, और महीने के महीने आती है आपको माहवारी आती जी थी? जी, महीने के महीने आती है। ठीक है, आप मुझे बता सकती हैं कि आप किस मसले से हैं जैसे अभी? जी डॉक्टर साहब, मुझे ब्लड प्रेशर का ही मसला है। पहले भी मुझे अमल से पहले भी मुझे 4 साल हो गए हैं, ब्लड प्रेशर का ही मसला है। अभी भी मेरा 2 दिन से ब्लड अच्छा, प्रेशर तेज आ रहा है। तो ठीक है। इस वजह इसके लिए से मैं क्या अब दवाई आपको इस्तेमाल दोबारा कर रही चेकअप हैं? कराने आई हूँ। ठीक है, क्या दवाई इस्तेमाल कर रही हैं? डॉक्टर साहब, मैं लेबिटालोल ले रही थी, एक सुबह एक शाम। अच्छा, उस पे आपका बीपी कंट्रोल रहता है? अभी ये हमल में ही शुरू किया था, तो पहले तो ठीक आ रहा था, लेकिन अब 2 दिन से तेज आ रहा है। अच्छा, उसके अलावा आपका कोई रिकॉर्ड मौजूद है पीछे बीपी का, इससे पहले जी हमल जी से डॉक्टर पहले कोई साहब, रिकॉर्ड ये है बनाया? रिकॉर्ड, डॉक्टर ने मुझे बताया था, मैं लिखती हूँ ब्लड प्रेशर अपना। ठीक है, चले मैं आपका रिकॉर्ड देख लूंगी, आपकी फाइल। अच्छा, उस पे बीपी कंट्रोल रहता है लेबिटालॉल पे? आपके हमल से पहले भी लेबिटालॉल ही ले रही थी? नहीं नहीं, हमल से पहले तो डॉक्टर साहब मैं नॉर्वेस खाती थी 10 मिलीग्राम की। अब ये ब्लड, जब मुझे हमल हुआ है तो डॉक्टर ने मुझे लेबिटालोल पे डाल दिया था। उन्होंने कहा था नॉर्वेस नहीं ले सकती आप। अच्छा, इसके अलावा हमल से पहले आपको कोई आंखों का मसला, कोई गुर्दों का, कोई सीने वगैरह में दर्द तो नहीं रहती? नहीं, अच्छा, आप इसके मसले की वजह से कभी हॉस्पिटल तो नहीं दाखिल हुई? हमल से पहले डॉक्टर साहब। हमल से पहले या हमल के दौरान? जी डॉक्टर साहब, ब्लड पहले प्रेशर ज्यादा? हम पिछले हमल में तो मेरा ब्लड प्रेशर बड़ा तेज रहता था, बड़ी दफा मुझे दाखिल होना पड़ता था। अच्छा, आखिरी दफा आपने अभी हमल से पहले डॉक्टर से मशवरा किया था कि मैं प्रेगनेंसी कर लूं? जी, मैं बाकायदगी से अपने डॉक्टर को चेक करा रही थी, मेरा कंट्रोल था ब्लड प्रेशर।
ठीक है। अच्छा, ये नॉर्वेसिक से लबीटोलाल डॉक्टर ने ही आपको शिफ्ट किया है? जी जी, जब मुझे हमल हुआ था तो फिर उन्होंने है। कहा था इसको बंद कर दें आप। ठीक है, इसके अलावा कोई और मसला तो नहीं है, कोई एलर्जी वगैरह? नहीं, एलर्जी वगैरह तो कोई नहीं है डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये आपको अमल खुद ब खुद हुआ है या इलाज से हुआ है? जी, खुद ब खुद हुआ है। तारीखें सही याद हैं आपको अपनी? जी जी, बिल्कुल ठीक याद है जी डॉक्टर साहब। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने फॉलिक एसिड वगैरह ली थी अमल के शुरू में? जी डॉक्टर साहब, फोलिक एसिड भी ले रही हूँ, लोपरिन भी ले रही हूँ। ठीक है। अच्छा, लोपरिन भी ले रही हैं, और इसके अलावा कोई और पेचीदगी तो नहीं हुई, कोई खून पड़ा हो, कोई इस तरह का मसला हुआ हो, कोई बुखार वगैरह रहा हो अमल के शुरू में? शुरू में डॉक्टर साहब थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई थी, वो फिर मुझे डुफास्टन मैंने खाई थी तो ठीक हो गया था। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपने बताया जैसे आप खून पतला करने के लिए लोपरिन ले रही हैं, ठीक है, ये कब से स्टार्ट की हुई है आपने लोपरिन? ये डॉक्टर साहब 2 हफ्ते हुए हैं। ठीक है। बच्चे की हरकत महसूस हुई है? कितने अच्छा, अभी वीक्स तो पे है आपका वो फिफ्टीन। पेशेंट? 15 वीक, सॉरी सॉरी वो मैंने फ्लो में बोल दी। ठीक है। ठीक है। अच्छा, आप इसके अलावा आपको कोई सीने में दर्द रहता हो, पैरों में सूजन हो, आंखों के आगे अंधेरा रहता हो, या सर में दर्द बहुत ज्यादा होता डॉक्टर हो? साहब 2 दिन से मुझे सर दर्द हो रही है। ठीक है। ठीक है, उसके अलावा आप मुझे बताएं, जो आप मुझे अपने बच्चों का बता रही थी, बच्चे आपके नॉर्मल पैदा हुए थे या जी ऑपरेशन बड़े से? नहीं डॉक्टर साहब, जो आखिरी दाब जो मेरा बच्चा था, उसके ग्रोथ का मसला था, तो वो उन्होंने 37 हफ्तों पे मेरा ऑपरेशन कर दिया। तो जो मेरा तीसरा अब था ना, पहला तो पेट में जी फोत जी। हो गया था ना, दूसरा भी उन्होंने कहा था बचने की उम्मीद नहीं है, तो वो उन्होंने नॉर्मल ही किया था। वो बहुत ज्यादा उसमें ठीक है, ग्रोथ दो का ऑपरेशन मसला है था। और दो नॉर्मल डिलीवरीज हैं आपकी? जी जी, मेरी 2 नॉर्मल डिलीवरी है, 2 बड़े ऑपरेशन है। ठीक है। उसके अलावा आपके बच्चेदानी के मुंह से शीशे वो वाला टेस्ट हुआ है कभी? नहीं। अच्छा, माने हमल का कभी कोई तरीका इस्तेमाल किया वक्फे के लिए? जी डॉक्टर साहब, कॉन्डोम इस्तेमाल किया था बस। अच्छा, इसके अलावा कभी आपको कोई मसला रहता हो खानदान में, या आपको कोई इसके अलावा शुगर का मसला या कभी खून की कमी रही हो? नहीं। ठीक है। कभी कोई इन बच्चों के ऑपरेशन के अलावा तो ऑपरेशन नहीं हुआ आपका? वो अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था शादी से पहले। ठीक है, उसमें कोई पेचीदगी तो नहीं हुई थी? नहीं। ठीक है, वो माजरत के साथ आखिरी कुछ हमल जाती में नौयत मुझे के जो है सवाल वो पूछूंगी। 2 ब्लड लगे थे। ठीक है, कब लगे थे? जो आखिरी मेरा बच्चे वो हुआ है ना, छोटा बच्चा जो मेरा अभी ब्लड दो लगे थे। साल का है, उसकी दफा मुझे ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हुई थी, और मुझे ब्लड लगा ठीक था। है। इसके अलावा आप कोई कुछ जाती नौयत के सवाल है, कोई सिगरेट वगैरह तो नहीं पीती? सिगरेट वगैरह? नहीं। नहीं। या घर में सब ठीक है आपके साथ, गुजर बसर ठीक हो जाती है? जी, अल्लाह का शुक्र है। इसके अलावा तो नहीं कुछ बताना चाहती? नहीं। आप पूछे डॉक्टर साहब जो आप पूछना ठीक है। चाहती जी, बस मैं अब आप साथ साथ आपका सवाल पूछूंगी और आपका मुआयना करूंगी। हैं। जी। ना, आई विल डू द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, आई विल चेक द, अच्छा आपको, आप अपना वजन बता सकती है मुझे? जी 75 kg है। ठीक है, सेवेंटी फाइव फाइव के थ्री जी हाइट ठीक है। है। ठीक है। ओके। ठीक है। उसके अलावा आई वांट टू चेक द पल्स, टेम्परेचर पल्स एंड इज रेस्पिरेटरी नॉर्मल, रेट। टेम्परेचर इज नॉर्मल। ठीक है, आई वांट टू चेक पैलर एंड जॉन्डिस। पैलर इज अप्रिशिएटेड, जॉन्डिस इज ओके। नॉट अप्रिशिएटेड। ठीक है। ठीक है, आई वांट टू ऑस्कल्टेट, देन आई विल ऑस्कल्टेट लंग्स फॉर द pulmonary edema, then and I will check the clonus and I will check the knee reflex, then I will do the blood pressure. ब्लड प्रेशर इज 150/100। 150/100, ठीक है। ठीक है। रिफ्लेक्सेस आर नॉर्मल। ओके, reflexes are normal। ठीक है, then I will do the per abdominal examination, I will do the inspection, and then I will do the superficial palpation, I will check for the सॉफ्ट right upper नॉन quadrant टेंडर, ligament। 2 फेनन स्टील Okay। स्कार सीन एंड 1 अपेंडेक्टमी स्कार सीन। ठीक है। ओके, I will I want to know the symphysiofundal height। और 15 वीक्स की सिम्फिजियो फंडलाइट सॉफ्ट नॉन टेंडर है।
ठीक है, सॉफ्ट नॉन टेंडर, ओके। आई देन आई वांट टू नो दी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस। नहीं, आई वांट मैम यहाँ पे कंक्लूड। समराइज योर केस। समराइज योर केस। आवाज आ रही है मेरी? मदिया, आवाज आ रही है मेरी सबको? आ रही है सिजेरियन सेक्शन। मदिया, आपकी आवाज नहीं आ रही। मदिया, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। सबको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज कोई बता दे मुझे। हाँ जी जी डॉक्टर डॉक्टर कुरात, आ रही जी है आपकी मैम, आवाज, आ मुझे रही लगता है, है आ रही है। नेट का आ इशू रही हो है। रहा है। आ रही मदिया, आप दिस इज अ दोबारा से स्पॉन्टेनियस। आप दोबारा से बताएं। आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मैंने आपका टाइम रोक दिया है। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है डॉक्टर। चले, आप बताएं। अब आ रही है? अब जी, आ रही अब आ रही है, आप है? जी बताइए। ठीक है। मिसेस सोबिया, ठीक है, मिसेस सोबिया, 35 years of age, married for 8 years, uneducated, house by profession. She is gravida 5 para 4+0, and her two child are born via SVDs and two via C-sections. Her LMP is 20th of December. For her EDD is 27th of September, which makes her duration of pregnancy of 15 weeks. She presented to us with increased BP of 160 by 150 by 100, and she is taking labetalol. She was taking Norvesic right before the pregnancy, and then she shifted to the labetalol 100 mg BD. And this is a planned spontaneous conception. And she is taking Loprin. She had history. She took folic acid, and she has a history of bleeding in the first trimester, for which she took the Defastin. And she has no complications related to वो फैमिली, हाँ, शी हैज नो कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू चले, बेल हो गई है, आप अगले एनी स्टेशन पे चलें। गैस्ट्रिक पेन। बेल हो गई है, स्टॉप। बेल हो गई है, अगले स्टेशन पे चलें अब। I will do the her general physical examination. ए, She is obese. Her BMI is अगले 70. स्टेशन पे चलें, अगले स्टेशन पे चलें। टाइम अगले स्टेशन का स्टार्ट हो गया है जी। ठीक है। व्हाट आर रिस्क फैक्टर इन योर पेशेंट? My risk factor is my patient is her age, that is 35 years old, and she is grand multi. She is gravida 5, and she is having one IUD at 6 months, and previous two C-sections, history of anemia in the pregnancy, and she is having increased blood pressure before pregnancy, and she has history of bleeding in the first trimester, हिस्ट्री ऑफ रेज ब्लड and प्रेशर बिफोर प्रेगनेंसी को क्या कहते हैं? chronic hypertension। और और उसका BMI ज्यादा है, शी इज ओबीज, और अनीमिया है। कितना बीएमआई है? अनीमिया है। कितना BMI बीएमआई? ऑलमोस्ट इसका मैडम 28 से 30 के बीच में बनेगा। तो वो 20 होगा या ओवरवेट होगा? ओबेसिटी होगी। 25 to 30 वाला जो होता है वो ओवरवेट होता है। आपका पेशेंट 5'3" है, तो वो ठीक है। आगे चलें, और अपने जो ठीक है। और कोई रिस्क फैक्टर है आपके पेशेंट में? हिस्ट्री ऑफ बस मैडम यही है, नहीं और हिस्ट्री ऑफ रेज्ड BP इन द प्रीवियस प्रेगनेंसीज। बस यही ओके। है मैडम। हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट? व्हाट इन्वेस्टिगेशन यू विल परफॉर्म टू इन दिस पेशेंट? आई वांट टू नो द ब्लड ग्रुप ऑफ द पेशेंट। बी पॉजिटिव। ठीक है। आई वांट टू नो द CBC complete blood count with hemoglobin and gram per deciliter, TLC count and platelets। 9.5 gram per deciliter is hemoglobin. TLC is 7,000. Platelet is 200. Okay, I want to check the midstream urine for proteinuria, nitrites, glucose, and pus cells. Normal. ठीक है। I want to know the hepatitis B, surface antigen, anti-HCV, and anti-HIV. Negative. Okay, I want to know the status of RFTs, LFTs.
Not done. ECG and echo. Not done. Walaikum salam. Fundoscopy. Not done. Okay, I want to know the ultrasound dating scan. Single I want to know the alive, CRS. single alive pregnancy of 7 weeks. Pregnancy of 7 weeks. I want to know the booking scan. This was the booking scan. Okay. Now I want to manage my patient. Okay, how will you manage? I will counsel the patient about the diagnosis that she is having the chronic hypertension. I will explain her about the fetal-maternal risk. The maternal risk involves the preeclampsia, placental abruption, induction of labor, C-section, and increased mortality and morbidity. And the fetal risk involves the IUGR, IUD, preterm birth, increased mortality and the morbidity. And I will involve as it is a high-risk pregnancy, I will involve the MDT. I will advise the lifestyle modification and healthy eating, reduction of weight, and reduce salt intake in her diet. And then I will monitor her BP. And as she is already taking the tablet labetalol, so if her BP is uncontrolled, I will adjust the dose of the labetalol. And my aim is to keep her BP 130 by 85 antenatally, and as her HB is also reduced, HB जो कम थी हो मैडम मैंने वो इंडिसेज नहीं मांगे मुझे भूल गए अच्छा I want to shift her on or the oral iron if she can tolerate. I I will ask her to do the 4 weekly antenatal visits. On each visit, I will check for the BP, blood pressure measurements, protein, urea, and I will do her Doppler scans, regular Doppler scans for fetal growth from the 26 weeks to check any IUGR status. And I will send the remaining labs if she's coming to me in OPD. And then I will repeat her blood test weekly, and I will call her after 1 week to check that whether she's compliant or not, or whether her BP is controlled or not. And at 36 weeks, I will discuss as her mode of delivery will be by C-section as she is previous two scars. And I will offer her the BTL, and as she is having already two C-sections, if she wants, otherwise I will give her the long-acting contraception depending upon the choice of the patient, and I will offer her the breastfeeding. I will deliver her in the consultant-led units, and my aim is to deliver at beyond 38 weeks. And I will provide one-to-one care, and we will do the active management of the third stage of the labor and handle the baby to the neonatologist. And I will check the BP daily for the first 2 days, and then once between 3 and 5 days. My aim of BP is to keep BP less than 140 by 90 postnatally, and How will you monitor I, the fetus during antenatal period? I will do the regular growth scans during the antenatal period. From which scan? 26 weeks पे I will perform the Doppler, 4 weekly Doppler scan. Is this a patient a And high then risk I for will, IUGR or not? yes, she is a high risk for So IUGR what? as she How is will you having previous. monitor a high risk patient for IUGR? What is the role of uterine artery Doppler in this patient? And at which gestation you will perform? I will perform at 22 to between 22 and 24 weeks. What you will see in this? Uterine artery Doppler में मैडम वो pulsatility index और वो resistive index देख रहे होते हैं. For what purpose? यूट्राइन आर्टरी एट 22 to 24 वीक्स पे आपने पल्स इंडेक्स में क्या देखा है जिसकी वजह से आप क्या प्रेडिक्ट करना चाहती हैं? नहीं डॉक्टर को तो इसका आंसर मुझे नहीं आ रहा. ओके बट मिस्ड. ओके दिस same And patient then is presented at 32 weeks having fetal biometry of 28 weeks. AFI is 10 centimeters. How will you take this case now? yes, 10 centimeter और 32 And weeks पे having आप कह blood रहे हैं pressure of again 150, 100.
and labetalol is TDS. I will, first of all, I will do the ultrasound scan, that is Doppler scan, to check for the Doppler is uh, normal. Doppler is normal. तो वो बीपी वगैरह, तो बीपी के लिए तो सब हम इसको देंगे लेबिटोलॉल टीडीएस में, और अब इसको सिम्प्लिजियो फंडलाइटिस की कम आ रही है, तो ये IUGR होगा, पता नहीं डॉक्टर को इसका और क्या। चलें। ओके। इस पेशेंट को 32 वीक्स पे IUGR है, कब डिलीवर करना है और कैसे करना है? हाउ वी विल डिलीवर दिस पेशेंट? जो मेरे वाला केस था उसको तो हम सेम 38 वाला पे सेम डिलीवर पेशेंट कर। है, 32 वीक्स पे IUGR के साथ है, AFI भी कम है, इसका हम BP भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो एट व्हाट गेस्टेशन यू कैन प्रोलॉन्ग दिस प्रेगनेंसी? 37 वीक्स डॉक्टर कुरत, मैंने IUGR नहीं पढ़ा हुआ अभी तक। डॉक्टर कुरत, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो। हाँ जी, एक मिनट एक मिनट। ओके। जी। Okay, how will you monitor blood? How will you control this patient blood pressure? IUGR, if she had a not IUGR. चलो ओके, ब्लड IUGR प्रेशर, भी है तो ब्लड प्रेशर भी है, तो किसी तरीके से मैंने डिलीवरी का टाइम बता दो। डिलीवरी का टाइम 37 से 30, अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है तो फिर तो हम 34 वीक्स पे ही डिलीवर कर देंगे। ओके अगर गुड। उसको, डिलीवर जी, करने से और पहले कैन यू गिव एनीथिंग? क्या डिलीवर हम करेंगी आप, स्टीरॉयड क्या कवर देंगे उसको, काउंसिल करेंगी? स्टीरॉयड कवर। उसको काउंसल करेंगे अबाउट द प्रीटर्म रिस्क ऑफ द प्रीटर्म डिलीवरी एंड रेफरल ऑफ बेबी टू द नियोनेटल ICU, और फिर इसकी हम एक दफ़ा चेक करेंगे प्रोटीन क्रेटिनिन रेशो के, उसमें कहीं एल्ब्यूमिन यूरिया तो नहीं आ रहा, सुपर इम्पोज ये प्रीक्लैम्पशिया तो नहीं हो गया, और साथ में फिर हम उसको स्टीरॉयड कवर देंगे और फिर टाइम उसको इज डिलीवर ओवर। कर देंगे, और टाइम अगर इज ओवर। 10 मिनट हो गए। सो दिस इज द बेसिकली रियल सिनेरियो इन द एग्जाम। हाँ जी। आप खुद बताएं, आप पहले मदिया खुद को खुद असेस करें, फिर हम आगे चलते हैं। हम्म। आप पहले जी। खुद अपने आप को असेस करके बताएं कि आपने कहाँ पे क्या मिस्टेक की। बताइए, फिर मैं बताऊंगी। वो डॉक्टर कुरत, वो हिस्ट्री में ये है कि जैसे हमें चीजें याद होती हैं, लेकिन जब वो समराइज करनी होती है ना, वो शायद प्रैक्टिस कम है तो वो जहन से निकल जाते हैं पॉइंट्स ना, वो फिर आगे चले जाओ फिर एग्जैक्टली। याद आते हैं। एग्जैक्टली, और उसके लिए मैंने आपको ट्रिक पहले दिन बताया था कि राइट इट डाउन। जो बोल रही है ना, वो पेपर पे जी। लिखते जी। जाओ और एक गोल दायरा बनाओ साथ में। मैं अब आपको अपने मोबाइल, अब जो आपका मैंने नोट्स डाले हुए हैं ना, ठीक है, मैं आपको वो जी। भेजती हूँ कि जी। मैं आपके साथ साथ आपकी ही हिस्ट्री लिख रही थी, कि जो आप बोलती जा रही थी मैं वो साथ साथ लिखती जा रही थी, रफली भी लिखूं, नीट करके लिखूं तो एक अलग बात है, लेकिन मैं बहुत तेजी से आपके साथ लिख रही थी, जिस स्पीड से आप 10 मिनट में बोल रही थी, वो मैंने आपकी सारी हिस्ट्री लिखी है, सिर्फ मैं आपको एक तस्वीर डायरी की भेजती हूँ कि 2 डायरियां तो मुझे लगता है आप लोगों के सिर्फ जिनके केस लिए हैं वो, पर मेरे अपने रजिस्टर तो 6 हैं, लेकिन जो आप लोगों को भेजा है वो ही दो, 2 डायरीज हैं। सारों के हिस्ट्री इसी तरह डेली की मैं खुद लिख रही होती हूँ साथ साथ। सो आपने गोल दायरे में नजर आ रहा है कि मैंने आपको, ठहरे मैं जी। शो करा, जी। जी। जी यार है। देखिए मैंने गोल दायरा एक बनाया हुआ है साथ में, और जो आप बोलती जा रही थी मैं उसमें से रिस्क फैक्टर लिखती जा रही थी। अब जब ये सफा आपके आगे पड़ा हुआ होगा, तो मुझे बताएं, समरी इज डिफिकल्ट? डॉक्टर कुरत, मैंने भी ऐसे ही लिखा लेकिन उसके बावजूद भूल गए। तो वो सामने रखो ना, सफा सामने रखो और फिर बोलो। क्यों भूल गया? क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हुआ था। आप समरी तक आते आते, हालांकि आपके पास पूरे 8 मिनट में आपने अपना
टास्क कंप्लीट किया था, ऑल्दो कुछ उसमें चीजें मिसिंग थी, फैमिली हिस्ट्री आपने नहीं जी पूछी थी। ठीक है, कि फैमिली में किसी को ब्लड जी प्रेशर और शुगर नहीं था, और थोड़ी सी आपकी हिस्ट्री भी ब्लड हाइपरटेंशन की हैप्पैज़ेट हो रही थी। ठीक है। ठीक है। मैम, ये गायनी हिस्ट्री इन्होंने पूछी थी या नहीं? वो असल में जरा नेट इशू था हाँ, तो पैप स्मीयर वो तो कुछ कॉन्ट्रासेप्शन पूछा था, वो पूछा था देखा। उन्होंने। लेकिन थोड़ी सी जो इवन हिस्ट्री भी थी ना, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट और एसोसिएटेड सिम्टम्स, वो इनको बड़े बाद में याद आए, हेडेक। वो मैं अभी बाद में इनको तरतीब बुलाती हूँ। अच्छा चलो, स्टेशन ए में तो ठीक है। आपने समरी प्रेजेंट नहीं की, तो जो आपके अभी मार्क्स आए वो कोई तकरीबन 5 तक आए हैं, तो 6 पासिंग है। समरी के तो नंबर कट गए ना, समरी आपने प्रेजेंट ही नहीं की, भागते भागते वाली समरी कोई भी नहीं सुनता। अगले स्टेशन पे जाते ठीक जाते है। समरी सुनाने वाला कोई भी नहीं सुनता, जब बेल बाज जाती है एग्जामिनर नहीं सुनता। तो इसकी अगर मैं मार्किंग साथ साथ करके बताऊं तो तकरीबन 5 बनती है। अच्छा, अब आगे आप इन्वेस्टिगेशंस में, अगर मैं वहां पे आपको फंसा लेती, वाई यू आस्क इको एंड ईसीजी। वो इसलिए कि वो क्रोनिक हाइपरटेंशन थी ना, तो वो जब नहीं चेस्ट पूछना पेन उसको ईसीजी है कभी क्या। जिंदगी में हुई ही नहीं, वो 10 साल की तो हाइपरटेंशन थी भी नहीं, 5 सालों की ही थी। पूछा था सवाल के ब्लड प्रेशर का मसला कब से है? हम्म। नहीं पूछा ना ठीक है। सवाल। पूछा। तो इको और एको, एको और ईसीजी तो बनती ही नहीं थी। चलो फंडोस्कोपी तक तो ठीक हो गया। तो आपको डायबिटीज साथ में याद नहीं आया कि मैं उसकी रैंडम ब्लड शुगर और फास्टिंग ब्लड शुगर और 1 आवर पोस्ट पेरेंडियल पूछनी थी? हम्म। जी वो भी भूल गया। सिम्फी, और सबसे बड़ा जिस पे आपको सिम्फिजियो फंडल हाइट, 14 वीक्स की कौन सी सिम्फिजियो फंडल हाइट है? ये तो ब्लंडर था। और फिर फीटल मूवमेंट्स ठीक है। वाला आपने खुद पिक कर लिया, तो वो बॉर्डर लाइन हो गया। ठीक है। ठीक है। 15 वीक्स पे कौन सी सिम्फिजियो फंडल हाइट होती है? तो ब्लंडर है ना। इस पे तो वो 5 नंबर भी जीरो कर देंगी, फिर सुनेंगी नहीं जब आप सिम्फिजियो फंडल हाइट देखना शुरू करेंगी। वो तो खैर एग्जामिनेशन में आपको खुद ही अंदाजा हो जाता है कि इसकी मैं क्या सिम्फिजियो फंडल हाइट देखूं। ठीक है। लेकिन ठीक है। स्टिल आपको ये पता होना चाहिए मेरे वीक्स कितने हैं। समरी में वीक्स भी नहीं बताए थे आपने, समरी के तो खैर नंबर आपको जीरो मिले ना, समरी के तो नंबर ही नहीं मिले आपको। इन्वेस्टिगेशन में ठीक है। आपने जब रैंडम ब्लड शुगर और वो भी नहीं मांगी, हिस्ट्री में कोई डायबिटीज का जिक्र भी नहीं किया, कोई ओजीटीटी भी उसका फिर आपने कराना था वो भी नहीं कराया, वो तो आगे मैं अभी मैनेजमेंट में आती हूँ। डेटिंग स्कैन के बाद कोई उससे पूछ लेती कोई रीसेंट स्कैन हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है। मैनेजमेंट में कहीं पे आपने पेशेंट को एडमिट किया? मैम, ये ओ जी सोफिया। मैम, ये ओजीटीटी वैसे भी मांगना चाहिए था कि पेशेंट तो रेज्ड बीपी की कंप्लेन के साथ आई थी ना, तो इसकी तो फिर ओजीटीटी फिर भी मांगेंगे। एसओजीपी अब हमारी मतलब कहती है शी एशियन डजंट से ना कि एशियन मेरे ब्लड एथनिसिटी शुगर के लेवल्स अंदर। रेज्ड थे। एसओजीपी ऑफ डायबिटीज ये कहती है कि एशियन एथनिसिटी का 14 बुकिंग पे, या मिनिमम 14 to 16 पे एक ओजीटीटी करवाएं। अगर वो नॉर्मल है तो 28 पे रिपीट होगा। ठीक है, ओजीटीटी 28 पे राइट। जरूर करवाएं, अभी भी करवाएं और बाद में भी करवाएं। वो सिर्फ इसलिए करवाना है क्योंकि एसओजीपी, डायबिटीज की एसओजीपी कहती है एशियन एथनिसिटी वालों को हम लोगों ने बुकिंग पे, नाइस भी वैसे ये कहती है हम लोगों ने बुकिंग पे कराना है, और क्रॉनिक हाइपरटेंशन के साथ गेस्टेशनल डायबिटीज का रिस्क हो सकता है। दूसरा, आपने कहीं पे भी इस पेशेंट को और एडमिट मैम, ये किया? पेशेंट एक मिनट सोबिया, एक मिनट, मैं डॉक्टर कुरुत डिस्कशन उसके पे आती हूँ, मैं उसको उसके बताती हूँ, एक मिनट। उसके मदी, जैसे रिस्क फैक्टर नहीं जी थे, मैम। उसको प्रोटीन यूरिया नहीं आ रहा था, उसको कोई और रिस्क फैक्टर्स नहीं थे, तो इसलिए फिर मैंने उसको एडमिट नहीं किया। तो बोलें तो सही ना। आप उसकी करवा रही हैं मिसिंग इन्वेस्टिगेशंस, फॉलो अप में आपने कोई टाइम पीरियड दिया कि मैं इसको 1 वीक के बाद बुलाऊंगी या 4 वीक के बाद? अगर प्रोटीन यूरिया नहीं भी है तो क्या आप इसको एडमिट करके इसके बीपी मॉनिटरिंग नहीं करेंगी? सिम्टोमेटिक पेशेंट है। क्या ख्याल है आपका? जी ठीक है।
मैं यही सोच रही थी, लेब फिर मैंने कहा कि नहीं एडमिट कर दी। बेटा प्रोटीन यूरिया के बगैर भी प्री पेशेंट को फिट पड़ जाएंगे। 150 100 बीपी था। ठीक है, बॉर्डर लाइन मैंने दे दिया, वो सिर्फ यही देखने के लिए कि आप इसको एडमिट करती हैं कि नहीं करती, क्योंकि एक सिम्टम उसने हेडेक का दे दिया आपको। और वो एक हाई रिस्क पेशेंट है, पहले उसकी 2 आईयूडीज हो चुकी हुई है, एक 6 मंथ्स के ऊपर और एक 8 मंथ पे प्री टर्म डिलीवर हुआ हुआ है। ठीक है। समझ आ रही है बात की? जी जी तो जी। इसको एडमिट करना है। और कहीं फिर जब मैंने दोबारा सिनेरियो इसी पेशेंट का दिया, तो कुछ ना सही, कम से कम उसको एडमिट तो कर लेना। और एडमिट करें, रिकाउंसल करें उसको। ठीक है। दूसरा, आपने फिर वही गलती जो सब एक यूजली में करते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के मेंबर्स, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बोल देने से नंबर नहीं मिलेंगे, मैं फिर बता रही हूँ। जब तक आप मेंबर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। समझ आई? सिर्फ मल्टी डिसिप्लिनरी जी टीम बोल देने से नंबर नहीं मिलने, जब तक आप उसके मेंबर्स नहीं बताएंगे। दो तो बोलो, मी एज एन ऑब्स्टेटिशियन, डाइटिशियन एंड फिजिशियन, तीन तो बोल देना। जुमले का रट्टा ही ऐसे लगाया, फिर इन्वॉल्व द मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, मी एज अ ऑब्स्टेटिशियन, या जो भी आपने, गायनाकोलॉजिस्ट का रोल है तो गायनाकोलॉजिस्ट का, ऑब्स्टेटिशियन का रोल है, ऑब्स का केस है तो ऑब्स्टेटिशियन होगा, डाइटिशियन होगा, और फिजिकल फिजिशियन होगा। ठीक है, एटलीस्ट। ठीक है। और अगर कोई आपको जी एक्लेम्शिया लग रहा है, इमिनेंट एक्लेम्शिया लग रहा है, तो फिर आप आईसीयू वालों को भी बीच में डालेंगे। ठीक। तो मैनेजमेंट जो है ना, उसमें हेप हैजर्ड चल रही थी। आपको पता है, ये पेशेंट के पिछला बच्चा, उसने कहा है मेरे बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं थी, तो उन्होंने कहा था इसका आउटकम इतना अच्छा नहीं है। तो मैं फिर, जब मैंने आपको हिंट भी दिया कि ये मेरा आपको, मुझे पिछली दफा ब्लीडिंग हुई थी और मुझे 2 बोतलें खून की लगी थी, तो आपने किसी भी प्रेगनेंसी का फिट्स की बातें में बात नहीं की। आप क्लियर नहीं है, अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि आपको पता है इस पेशेंट को पिछली दफा फिट पड़ा था कि नहीं पड़ा था, तो आपने जो हिस्ट्री लेनी है। अब सेट सब, एक मेरे पास अजान हो रही है, मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़े। जी जी। जी। अच्छा। तो इस तरह आपने अब इस जी सोभिया, आप क्या पूछ रही थी? मधिया आ जाए, फिर मैं फीडबैक देती जी हूँ। जी जी जी। अच्छा डॉक्टर गुरुत, इसमें मैंने आपसे पूछना था कि जो हिस्ट्री ली मैम वो मैं ये ऑब्स्टेटिक, उसमें। पूछ रही थी कि अगर ये पेशेंट 14 वीक्स पे हम एडमिट भी करते हैं ना रेस्ट बीपी के लिए, क्योंकि ये तो क्रॉनिक हाइपरटेंसिव है।
डॉक्टर सोबी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, आपका माइक डॉक्टर सूरज, म्यूट मैं है। ये पूछ रही थी कि जैसे इसकी ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री में इसका एक प्रीवियस आईयूडी था, एक एक फिर इसकी अर्ली न्यूनेटल डेथ हो गई, तो मैंने पूछा था कि और इसके अलावा कोई पेचीदगी हुई थी तो इसमें फिट्स कवर नहीं हो जाता, या आपने अलग स्पेसिफिकली फिट्स का पूछना है चारों स्पेसिफिकली प्रेगनेंसीज में? पूछना है, कवर नहीं हो अच्छा। जाती। जब आपको एक पता है पेशेंट आपका पिछली दफा आईयूडीज और क्रॉनिक हाइपरटेंशन के साथ जा रहा है, तो आपने जुमला याद कर करना है कि तो आपने आपको सर दर्द, देखिए सबसे पहले आपने जब इसकी हिस्ट्री शुरू की ना, कहाँ गई आपकी बी पोर्शन वाला, हाँ मदिया। अच्छा देखिए, आपने पूछा रेज ब्लड प्रेशर, आपने पूछा आपको कोई पहले चेस्ट पेन तो नहीं होती है, सांस तो नहीं फूलता। ठीक है, एक तो पहले आप ड्रग्स को थोड़ा आगे पीछे होगी, फिर आपने बीपी कंट्रोल रहता है, डॉक्टर को चेक कराया था कि नहीं कराया था, एलर्जी, स्पॉन्टेनियस कोअब्सेशन, हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग, फीटल मूवमेंट्स पूछ ली, वो ब्लंडर हो गया। उसके बाद आपका हेडेक एंड पे आया। जैसे ही आपको पता चला कि पेशेंट क्रॉनिक हाइपरटेंशन का है, तो पहला सवाल आपका ये होना चाहिए, ये आपको मसला कब से है। आपने उसका ड्यूरेशन डिफाइन नहीं किया कि ब्लड प्रेशर का मसला कब से है, और आप ब्लड प्रेशर के लिए दवाइयाँ क्या लेती हैं, क्या वो कंट्रोल्ड था, डॉक्टर से आपने चेकअप बाकायदगी से कराया था। उसने वो सारी बातें फिर आपको खुद ही बता दी, ठीक है, वो मैंने खुद ही बता दी, लेकिन आपको ये सवाल करने चाहिए, ठीक है। जैसे उसने बताया कब से का आपको नहीं पता चला, फिर उसके बाद आप पूछिए अब एसोसिएटेड कॉज सिम्टम, ये मैं आपको शेयर करती हूँ जो मैंने पहले दिन आपको हिस्ट्री में बताया था। ये नजर आ रहा है आपको, ये देखिए, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पूछ ली, एसोसिएटेड सिम्टम्स में आपने डिसऑर्डर्स के क्वेश्चन पूछे और साथ में सिम्टम्स पूछे। आपको सर दर्द होती है, फेफड़े में दर्द होती है, इसके अलावा आंखों के आगे अंधेरा आता है, या आपको कभी कोई झटके वगैरह तो नहीं लगे, ठीक है पिछले। और अगर आपने ऑब्स्ट्रैटिकल में पूछना है, उसने एक आपको पीपीएच बताई, आपने पूछा इसके अलावा आपको डीआईसी को, आपको कभी आईसीयू में दाखिल तो नहीं रहना पड़ा, आपको कोई झटके तो नहीं लगे थे पिछले हमल में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास्ट ऑब्स्टैटिकल हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक हाइपरटेंशन और इस तरह का केस। और वहां पे मैं आपको ये बता दूं, मैंने आज सिर्फ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट केस इसलिए उठाया था, मैं सादा भी रख सकती थी, लेकिन आपको मैं सिर्फ बताने का आज की क्लास का मकसद ये था कि वहां पे कोई सादे, क्योंकि मैं जब दिसंबर में शुरू करती हूँ तो उसमें मेरी कोशिश होती है कि हम सादे सादे केस रखें ताकि आपको सादी सादी मैनेजमेंट आ जाए, ठीक है। लेकिन एक आधा केस मैं जरूर बीच में उन करवाया है पहले, जिसमें हमने 2 से 3 कॉम्प्लिकेशंस रखी हुई हों, ताकि आपने एड्रेस सारा, अब मैं इसीलिए साथ में आपके पास चूंकि टाइम शॉर्ट है तो मैं आपको 2 2 केस जरूर बीच में दे रही हूँ। अनीमिया तो मैं सब में डाल रही हूँ, कल भी अनीमिया था, आज भी था, लेकिन आपने अनीमिया को एड्रेस ही नहीं किया, ना आपने उसको थेराप्यूटिक डोज, तो वहां पे आपको सिर्फ एक चीज नहीं मिलेगी, ये याद रखिए, 2 से 3 चीजें तो लाजमी होंगी। और ये 3 चीजें तो लाजमी होंगी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, और दूसरा आपका ये क्या कहते हैं, अनीमिया। ब्लड प्रेशर। हाँ, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अनीमिया, ये 3 केसेस तो आपके मस्ट हैं, इसलिए तो मैंने इसको शुरू में 2 2 दिन दे दिए ताकि आप इसको इजीली प्रिपेयर कर लें, ठीक है। तो जी। आपने ये वहां पे सोच कर नहीं जाना कि यहाँ पे तो सिर्फ, अब आप कहें ठीक है आपने भी आईयूजीआर नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन थोड़ा सा तो वहां पे अगर कोई ऐसा टॉपिक आ जाए जो आपने ना, मतलब या आपके जहन से निकल जाए, ब्लैकआउट हो जाए, कुछ तो आप शुरू करें ना। देखिए जाहिर बात है 28 वीक्स पे आईयूजीआर आ गया, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, स्टीरॉयड कवर तो इसमें चलेगा ही ना। जैसे आज वो डॉक्टर सुंबल को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही थी, तो मुझसे डिस्कस कर रही थी कि स्टीरॉयड किसको देने हैं, तो मैंने की भी फिर की गाइडलाइंस शेयर कर दी कि हमने ऐसे, ये वाला केस था जिसको आपने 32 वीक्स पे स्टीरॉयड दे के, और आईयूजीआर जो 28 वीक्स पे अर्ली है ना, अर्ली आईयूजीआर है, तो इसको तो 34 से ऊपर नहीं लेकर जाएंगे। वो आपने बाद में आंसर कर दिया कि मैं 34 पे इसको डिलीवर, लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए जी 32 वीक नहीं भी पढ़ा हुआ, नहीं भी पढ़ा हुआ,
तो देखिए, एग्जाम के अंदर जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, इस एग्जाम के अंदर यू हैव टू फाइट टिल द लास्ट सेकेंड। 10 मिनट आपने 9:50 पे, 9:30 पे हिम्मत आपने छोड़ दिया कि ये तो मुझे नहीं आ रहा। यू हैव टू फाइट द लास्ट सेकेंड ऑफ योर 10 मिनट्स। लास्ट सेकेंड ऑफ योर 10 मिनट्स। आपने किसी भी क्वेश्चन को ड्रॉप नहीं करना। सिंपल देखो, अगर कुछ भी तुमने नहीं भी पढ़ा हुआ आईयूजीआर, बहुत पुराना भी पढ़ा हुआ है आईयूजीआर, तो 32 वीक्स पे अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर के साथ आईयूजीआर के साथ एक डॉपलर नॉर्मल आ रहा है, तो आपको पता लग गया कि यार मैंने इसको एडमिट करना है, इसकी मॉनिटरिंग करनी है, इसकी सीटीजी करनी है, इसका डॉपलर रिपीट कराना है, वंस वीकली इसका डॉपलर ज़रूर होगा या ट्वाइस वीकली। और इसको मैंने 30 फुट स्टीरॉयड कवर देना है, मैक्स सल्फेट का कवर देना है फॉर न्यूरो प्रोटेक्शन। और इसको 34 पे सिजेरियन के साथ डिलीवर करके अर्ली न्यूनेटल केयर के लिए इसको प्री एनआईसीयू की केयर करनी है, न्यूनेटोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करना है, एनेस्थेटिस्ट को इन्वॉल्व करना है, ब्लड की प्रिपरेशन करनी है, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज करनी है, अर्गोमेट्रिन नहीं देनी। ठीक है, ये जी बातें तो बोल सकती हैं ना, फाइट तो जी जी करनी है बिल्कुल। ना। इन जुमलों में तो कोई पढ़ाई नहीं है। ये जो एग्जाम है ना, अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज बिल्कुल एंड पे आके 2.5 को 3 2.5 नंबरों का रह जाता है। आप अपने मार्क्स जो है ना, आप गेम जो है ना शुरू में जीत चुके होते हैं। अपनी हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे एग्जामिनर जब देख रहा होता है, फिर आपने मेरी बात सुना, बीपी आपको बाद में याद आया, पल्स टेम्परेचर पूछ के बीपी पूछा ही नहीं। समझ आई? टेम्पलेट नहीं जी छोड़ना किसी भी स्टेज के ऊपर। ठीक है। और इसके अलावा आपने, हाँ, क्लोनस नी रिफ्लेक्स, नी रिफ्लेक्स से बेहतर है आप एंकल रिफ्लेक्स देख लें। नी तक जाते जाते आप घुटना रखेंगी, उसको चेक करेंगे, उससे बेहतर आप एंकल बस देख लें, रिफ्लेक्स अगर चेक ही करने हैं। फिर आपने पल्मोनरी एडीमा वाला सीवीएस सुनना शुरू कर दिया। पहले पीडल एडीमा तो देखें, थायराइड तो देखें। ठीक है। ब्रेस्ट के बारे में बात करें, अगर नहीं भी कहना तो एटलीस्ट पेशेंट से पूछ लें कि आपको छाती में कोई गिल्टी वगैरह तो नहीं है, छाती का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है। एग्जामिनेशन बेशक ना परफॉर्म करें, वो कंट्रोवर्शियल है, लोग तो कहते हैं करना ही करना है, एग्जामिनर्स भी कहते हैं करना ही करना है, लेकिन टाइम वहाँ पे प्रैक्टिकली कहूँ तो इतना नहीं होता कि आप ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सके। लेकिन आप एक हिंट दे दे, आई जस्ट वांट टू डू द breast examination, but as the exam scenario and patient privacy is not okay, so I'm not performing it, वो आप बाद में एक्सप्लेन कर सकती हैं कि तुमने क्यों नहीं किया। ठीक है। और अगर आप नी रिफ्लेक्स की बात करेंगी तो नी रिफ्लेक्स वहां पे परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है। सो उससे बेहतर आप रिफ्लेक्स यही है कि आप थोड़ा सा उसके पिंडली से शलवार ऊपर करें, और जो वो आपका एशली टेंडन होता है उसके ऊपर आप बेशक स्टेथ मार लें या कोई चीज मारें, तो आप जो आपका मसल है, दूसरा काफ मसल है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये रिफ्लेक्स आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं वहां पे, बट नी रिफ्लेक्स परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। जी डॉक्टर कुरत, रिफ्लेक्सेस छोड़ भी सकते हैं या लाजमी देखने हैं? अगर रेज ब्लड प्रेशर है तो फिर तो देखना जरूरी है। ठीक है। वो इतना ठीक है। आप जब टाइम मैनेज करेंगे ना, आप देखिए इसमें सिम्फिजियो फंडल हाइट तो पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन तो था ही नहीं इतना, तो आपको टाइम मिल जाना है ना इस पेशेंट में। ठीक है। लेकिन यूजली वहां पे उन्होंने 30, मतलब 24 प्लस रखे हुए होते हैं जहाँ पे आपको सिम्फिजियो फंडलाइट लेनी पड़ती है। इस तरह 14 वीक्स वाला यूजली नहीं होता, लेकिन चूंकि ये केस ऐसा मेरे पास पड़ा हुआ था जिसको हमने स्टार्ट से मैनेज किया जा सकता था, तो इसलिए फिर ये ऐसे केसेस 14 वीक्स के ऊपर क्रॉनिक हाइपरटेंशन आपकी मैनेजमेंट पोर्शन को समझाने के लिए और चीजें देखने के लिए मैंने लिया था, ताकि आप इजीली इसको आगे चलाएं, तो आपको समझ आए मैनेजमेंट कैसे करनी है। ठीक है। मैनेजमेंट के अंदर आपने हर स्टेज पे काउंसल करना है। जब भी आप, मैंने 32 वीक्स का सिनेरियो जब आपका रखा आगे, तो वहां पे आप अगेन डालें, आई विल अगेन काउंसल द पेशेंट रिगार्डिंग द करंट कंडीशन ऑफ द मदर एंड फीटस। ये जुमला बोलें, आपको फिर नंबर मिल गए। जो भी सिचुएशन दी जाएगी, अगर वो बीच में एग्जामिनर कट करके आपको कहते, वो करेगा ना, यूं ही करेगा।
आप 20 वीक्स पे अब यूट्राइन आर्टरी डॉपलर में नॉचिंग नहीं देखते टू प्रिडिक्ट द प्रीक्लेम्शिया? और ये चूंकि प्रीवियस आईयूजीआर है, तो आईयू चलिए, जब आईयूजीआर का टॉपिक आएगा मैं आईयूजीआर करा दूंगी, लेकिन अभी मैं वक्ती तौर पे बता दूं, जिसका प्रीवियस आईयूजीआर है उसकी ग्रोथ मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगी। वो मैंने पूछा तो आपने बताया, वरना आपने खुद से तो ग्रोथ मॉनिटर उस तरह से नहीं की, और ना ही आपने इस चीज को रजिस्टर किया कि उसका पिछला बच्चा आईयूजीआर है। तो आपकी ग्रोथ तो पहले से ही शुरू हो जानी है। उसमें आप बोलिए, आई विल डू द ग्रोथ स्कैन फॉर एस्टिमेटेड फीटल बायोमेट्री, एस्टिमेटेड फीटल वेट, अमाउंट ऑफ लाइकर, प्लेसेंटल लोकलाइजेशन है प्रीवियस 2 के अंदर। ठीक है। फिर उसके बाद आप बिल्कुल उसका एनीमिया थेरेपेटिक डोज ऑफ आयरन देंगे। 4 वीक के बाद उसकी सीबीसी कराएंगे, प्रोटीन यूरिया उसका देखेंगे, उसकी कंप्लायंस टू द मेडिसिन देखेंगे, उसका ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड देखेंगे वो नॉर्मल है या नहीं है। ठीक है। फिर उसको रेड फ्लैग साइंस की आप एजुकेशन देंगे, डाइटिशियन को बताएंगे, उसकी डाइट को कंट्रोल करवाएंगे, वेट रिडक्शन, वेट लॉस तो नहीं लेकिन वेट कंट्रोल करवाएंगे, उसका बहुत एक्सेसिव वेट गेन नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आप उसकी 24 वीक से सिम्फिजियो फंडल हाइट से ग्रोथ मेजर करेंगे, ग्रोथ स्कैन शुरू करेंगे। 28 वीक्स पे दोबारा आप उसका सीबीसी करा के एनीमिया की वर्कअप करवाएंगे उसको, और उसका प्रोटीन यूरिया भी करते हैं। अगर प्रोटीन यूरिया आ जाता है उसके अंदर तो फिर आप इस प्रोटीन क्रेटिनिन रेशो करवाएंगे। फिर उसके बाद उसकी अब अगर वो डेवलप कर जाती है, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर होता है उसको, आईयूजीआर डेवलप होता है, तो अर्ली प्री टर्म डिलीवरी करनी पड़े, तो आपने उसको मैक्सल्फेट फॉर न्यूरो प्रोटेक्शन भी देनी है, और स्टीरॉयड कवर भी देना है, और 34 वीक्स पे उसको डिलीवर कर देना है। इफ एवरीथिंग रिमेन्स कंट्रोल्ड, no complication, fetus is growing well, mother blood pressure is controlled, I will deliver her 37 to 38 weeks in a consultant led unit, arranging the ICU team, then give her do her in a रीजनल एनेस्थीसिया कर सकते हैं। आप बोलना चाहें तो बोल दें, नहीं तो फिर आप उसमें कहें कि आप एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर करेंगे। ठीक है। एंड आफ्टर सर्जरी आई विल इम्प्लीमेंट द एनहांस रिकवरी। अच्छा, सर्जरी जब भी आपने करनी है आपने ये जुमला भी बोलना है कि आई विल इम्प्लीमेंट द WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट ड्यूरिंग द सर्जरी, and immediately in post-operative period I will implement the enhanced recovery program. I will monitor the blood pressure, and I will shift her to the pre-pregnancy medications in liaison with the physician, and I will call her on 2 weeks for wound, for blood pressure control, and for further. I will advise her the long-acting reversible contraception in the form of copper IUCD. I will ask her to avoid injectable and or combine oral contraceptives. ठीक है। I will counsel her about the breastfeeding, and I will counsel her for pre-pregnancy counsel and have a one control of her disease. अच्छा, बीच में भूल गए हम, फंडोस्कोपी भी आपने उस वक्त करानी है जब आपने इनिशियली उसको एडमिट की है, तो एक बेस लाइन फंडोस्कोपी 14 वीक्स पे होगी। फिर अगर उस वो नॉर्मल आती है तो आप उसको रिपीट करवा सकते हैं 28 वीक्स के ऊपर, फंडोस्कोपी भी बीच में डालनी है। ठीक है। एको और ईसीजी का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता अगर पेशेंट को चेस्ट पेन या चेस्ट की सिम्टम्स नहीं दे रही होती। ठीक है। तो एको और ईसीजी को पे टाइम वेस्ट ना करें, आप फंस सकते हैं। बेस लाइन ज़रूर पूछें। ठीक है। अनीमिया को नहीं मैनेज करेंगे तो वो ब्लंडर होगा। 9.5 HP पे आरबीसीज इंडिसेस नहीं मांगे तो ये ब्लंडर्स होंगे। ठीक है जी। कोई और पॉइंट सवाल किसी ने पूछना है तो वो पूछ लें, और अगर कोई ऐड ऑन करना चाहते हैं चीज़ जो मैं मिस कर गई हूँ तो वो प्लीज़ बता, वो भी ऐड ऑन कर दें। जी। नहीं मैडम, आपने बहुत अच्छा मैनेजमेंट बताया, जबरदस्त। मैडम लोपरिन का बता दें जरा। लोप्रिन का कल भी मैंने डिस्कस किया था, जैसे आपका पहले डॉक्टर पलवशा के साथ भी डिस्कशन हुई थी, फिर बाद में मैंने डॉक्टर पलवशा से सेपरेटली भी डिस्कस किया था।
ये प्रिवेंशन, पहले तो हमने इनिशियली एपीएलएस के अंदर तो एज सुन एज यूपीटी पॉजिटिव आ जाता है। पीआईएच के अंदर उनके अंदर जिनकी हिस्ट्री होती है उनको हम लोपरिन हाई रिस्क जो होते हैं उनको 12 वीक से शुरू करवा देते हैं टिल 34 वीक्स तक। और लेकिन अगर किसी पेशेंट को प्री क्लेम्शिया डेवलप नहीं भी हो गया डेवलप, तो फिर जो है लोपरिन का एक रोल होता है एंटीप्लेटलेट्स, जो माइक्रो एंजियोपैथीज को प्रिवेंट करता है, ये एंटीप्लेटलेट वाला। पहले हम उसका दूसरा रोल ले रहे होते हैं जिसमें माइक्रोविलायस, और उसको वो प्रिवेंट करती हैं स्पाइरल आर्टरीज की इन्वेजन को, ठीक है। उस वक्त लोपरिन ये काम करती है, लेकिन बाद में जब हमने करना होता है तो अगर वो हम देंगे तो वो फिर माइक्रो एंजियोपैथीज, किडनी डिजीजेस को, यूरिन प्रोटीन यूरिया को प्रिवेंशन में या एग्रीवेट होने से बचाएगा। तो इसलिए लोपरिन फिर भी आपने 12 वीक्स के बाद 34 वीक्स तक देनी है। सो ड्यूल एक्शन है। इनिशियली प्री क्लेम्शिया को प्रिवेंशन के लिए जो हम देते हैं वो स्पाइरल आर्टरीज पे उसका एक्शन आता है, लेकिन उसके बाद हमने उसकी माइक्रो एंजियोपैथीज जो प्री क्लेम्शिया में होती हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए लोपरिन देनी होती है। ये आप कहीं कहीं पे वैसे अगर आप सर्च भी कर ले टॉक आर्टिकल तो शायद आपको मिल जाए। मेरे पास हार्ड कॉपी में पड़ा हुआ है, मैं कभी अगर मुझे नजर आया, मुझे पता नहीं है कहाँ पड़ा हुआ होगा। तो ये एंटी प्लेट रोल ऑफ एंटी प्लेटलेट्स इन प्रीक्लेम्शिया, ये टोग आर्टिकल है। उसमें एक उन्होंने ये एस्कार्डोप्रिन यूज की थी, ठीक है, और एक उन्होंने यूज की थी क्लोपिडोग्रल, दो एंटीप्लेटलेट्स। तो उन्होंने उसमें कहा था कि लोप्रिन इज ज्यादा बेटर है, ठीक है, बेटर चॉइस है। एस्प्रीन जो है ना इज बेटर चॉइस देन क्लोपिडोग्रल। जी। और कुछ कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया हो तो बताएं, लेकिन आप डॉक्टर ये मत कुरत काइंडली सोचिए। मुझे बता दें। जी, क्या बता दूं? डॉक्टर कुरत मुझे बताइएगा ये कितने वीक्स पे आपने इसको आईजीआर डेवलप करके आपने इसको 34 वीक्स पे डिलीवर कर दिया था। क्योंकि ये अर्ली आईयूजीआर था ना, 28 वीक्स की, उसकी वो 32 वीक्स पे जब आई है तो उसका 28 वीक्स की बायोमेट्री आ रही थी सारी, और एस्टिमेटेड फीटल वेट्स भी आ रही लेकिन थी, लेकिन डॉक्टर कुरत इसके डॉपलर फ्लोज तो बिल्कुल नॉर्मल थे, तो ये एसजीए नहीं बन रहा था। नहीं एसटीए तो बन, लेकिन बायोमेट्री 4 वीक से कम आ गई ना, तो आईयूजीआर तो हो गया ना, एसटीए कैसे हुआ? डॉपलर अगर वो तो मॉनिटरिंग है लेकिन ना, डॉपलर फ्लोज आई तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन की नहीं थी। लेस देन थर्ड सेंटाइल पे से आ जाए तो कम आ जाए तो फिर तो वो आईयूजीआर हो गया ना। 10th सेंटाइल से कम होगा तो फिर स्मॉल फॉर ग्रोथ होगा ना, गेस्टेशनल एज। लेकिन ये तो 32 के ऊपर लेस देन 28 की बायोमेट्री दे रहे हैं। डॉपलर तो आपने अच्छा। मॉनिटर करना है ना कि मैं इसको आगे चला लूं, स्टीरॉयड कवर दे ताकि लूं, फिर मैक्स तो फिर सल्फेट दे आपने लूं। उसको वीकली हाँ, इसको एडमिट करके और आप, तो एडमिट करके आप मॉनिटर करेंगे। डॉक्टर कुरत जो हमने मैग्नीशियम सल्फेट देना होता है वो हमने 34 वीक्स से पहले देना होता है या 32 वीक्स का है। 34 से पहले देना होता है। ठीक। ठीक है, मैडम एक थैंक यू ये सवाल डॉक्टर। था। जी जी जी। ये सवाल ये 28 था वीक कि से अलिया कम हुआ सिड है 28 वीक से पे तो तक ये तो तो आप दे सकते हैं ना, उसके बाद आप कंसीडर कर सकते हैं न्यूरो नहीं, प्रोटेक्शन। 32 वीक्स पे 32 वीक्स पे ये 28 की बायोमेट्री आ रही है, तो फिर ये अर्ली एफजीआर की वजह लेट एफजीआर नहीं हुआ 32 से? जी जी, लेट भी होगा तो इसको 34 पे डिलीवर करेंगे ना, ज्यादा आगे तो नहीं लेके जाएंगे ना। हम्म। आपको तो नहीं पता, वो तो 32 पे आई है तो फीटल बायोमेट्री ज्यादा है, हो सकता है पहले की चल रहा हम्म। हो आईयूजीआर। जी। समझ आई? मैडम एक हाँ सवाल जी। पूछना था। जी जी। अर्ली ऑनसेट जो आईयूजीआर है और लेट ऑनसेट आईयूजीआर में दोनों में मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस आएगा, थोड़ा सा रिपीट करवाएंगी? देखिए, अर्ली वाले को आप 34 से ऊपर नहीं लेके जाएंगे, लेट वाले को आप ले जा सकते हैं 37 तक बस। मैं आपको आईयूजीआर की गाइडलाइन निकाल के दिखाती हूँ, उसके लास्ट वाले दो ही चीजें हैं जिसको आपने इम्पोर्टेंटली करना है। जो नई वाली आईयूजीआर की गाइडलाइन है वो, मैं जब आईयूजीआर का टॉपिक आएगा मैं आप लोगों को वो भी डिटेल में कराऊंगी, लेकिन अभी ठीक है मैडम, फिलहाल के लिए शुक्रिया ये आपका। देखो। हाय हाय, एक तो ये पीछे मुझे खुद नजर आना बंद हो जाता है। नजर आ रहा है? शेयर हो रहा है? यस मैडम, नजर आ रहा है। देखो अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ये एक चार्ट है, ठीक है, जिसमें आपने यस मैडम। मैनेजमेंट ऑफ फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है। एक ये यस चार्ट है मैडम। और एक ये चार्ट है, ये है मॉनिटरिंग वाला चार्ट।
यस एक मैडम। सर्विलेंस पाथवे है ये, कि आपने फीटल यस ग्रोथ मैडम। रिस्ट्रिक्शन को कैसे मॉनिटर करना है। अब आपने सबसे पहले अपना पेशेंट जो है उसको डिवाइड कर लेना है कि वो हाई रिस्क है, वो लो रिस्क है, या वो मॉडरेट रिस्क है। अब अगर तो वो लो रिस्क है, ठीक है, आपने नॉर्मली स्कैन किया, उसका एस्टिमेटल फीटल वेट इक्वल टू और ग्रेटर देन 10 सेंटाइल आ रहा है, तो सिर्फ आप उसकी सिम्फिजियो फंडल हाइट ही मेजर करते जाएंगे, ठीक है, और उसको 28 वीक्स पे दोबारा रीअसेस कर लेंगे, ठीक हो गया। ओके मैडम। अब एक पेशेंट जो है वो मॉडरेट रिस्क है, और मॉडरेट रिस्क की आपने बातें याद कर लेनी है। एक तो पास्ट होंगे और एक करंट फैक्टर्स होंगे। हाई रिस्क में भी ऐसे ही होगा और मॉडरेट में भी। पास्ट में अगर पिछला बच्चा एसजीए था, या कोई स्टिल बर्थ थी, ठीक है, या लो बर्थ वेट था, ठीक है, फिर आप उसको मॉडरेट रिस्क में डालेंगे। फिर स्मोकर है, कोई ड्रग अब्यूजर है, वुमेन की एज लिमिट 35 नहीं 40 इयर्स है, ठीक है, तो वो आपका फिर मॉडरेट रिस्क होगा। उसका बीएमआई जो है वो बहुत कम है, या उसको कोई ईटिंग डिसऑर्डर, बाउल हैबिट्स है, कोई गैस्ट्रिक बाईपास हुआ हुआ है उसका, ठीक है, प्री टर्म बर्थ है, कोई सेकेंड ट्राइमेस्टर प्लेसेंटल मीडिएटेड कोई सेकेंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज है, तो ये आपके अब मॉडरेट रिस्क वालों को आपने क्या करना है, पहले तो आप उसकी हिस्ट्री लेंगे, ठीक है, कि कोई उसको प्लेसेंटल तो नहीं था, और उसको एस्प्रिन दे देंगे आप, ठीक है, समझ आ गई। और उसके जी बाद जी उसका मैडम, मैं आप समझ एनॉमली रही हूँ। स्कैन करेंगे और उसमें एस्टिमेटेड फीटल वेट देखेंगे। फिर मॉडरेट वालों का आपने सीरियल ग्रोथ स्कैन करने हैं, नॉट अभी यहां तक कहीं पे डॉपलर आया नहीं आया ना। नहीं मैडम। सीरियल अल्ट्रासाउंड फॉर आर्म 32 वीक्स एवरी 4 वीक्स अंटिल डिलीवरी, ठीक है। यस और मैडम। असेसमेंट यस मैडम। करते रहना है कि कोई कॉम्प्लिकेशन अगर डेवलप होती है तो उसके मुताबिक हम उसको पैटर्न को चेंज कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद आप उसको डायग्नोस उसको सीरियल अल्ट्रासाउंड करें। अभी तक इस पाथवे में कहीं डॉपलर की बात नहीं हुई। आगे चल के सही। आप देखें, हाई रिस्क पेशेंट कौन से होंगे, जिनको कोई मेडिकल डिसऑर्डर है। मेडिकल डिसऑर्डर्स में क्या हो सकता है, क्रॉनिक हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज, कोई ऑटोइम्यून डिजीज, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्डिक, नॉर्मल कार्डिक डिजीजेस नहीं, कॉम्प्लेक्स कार्डिक डिजीजेस की बात हो रही है। सीकेडी, हाइपरटेंशन, ऑटोइम्यूनिटी, एपीएलएस, एसएलई, या कॉम्प्लेक्स कार्डिक डिजीज। और अगर कार्डिक डिजीज में प्रीवियस स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज नहीं, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस उसकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन थी, उसको कोई पिछली प्रेगनेंसी में पीआईएच था, या प्रीवियस एसडीए था, ठीक है। उसके बाद आपने उसमें जो करंट प्रेगनेंसी है उसका पापा देख लेना है, इनहिबिन देख लेना है, एकोजेनिक बावल्स है, कोई सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग है, उसका एस्टिमेटेड फीटल वेट कम आ रहा है, उसकी सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी है, ठीक है, ये एक हाई रिस्क में आते हैं। अब इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपने हाई डोज एस्प्रिन देनी है, ठीक है, एट नाइट लेस देन 16 वीक, ये हम 12 वीक्स पे एज अप्रोप्रिएट, ठीक है। जैसे प्रीवियस हाइपरटेंशन है, प्रीवियस एफजीआर था, आईयूजीआर था, लेस देन 10 सेंटाइल था, ठीक है, और वो 34 वीक से पहले डिलीवर हो गया था। अब ये आपकी पेशेंट एक्चुअली हाई रिस्क थी फॉर आईयूजीआर, तो इसका आपने यूट्राइन आर्टरी डॉपलर कराना है। समझ आई बात की। अब यूट्राइन आर्टरी यस फैसला मैडम। करेगी कि इसको मैंने आगे कैसे मॉनिटर करना है। बात समझ आ रही है आपको मेरी अब। यस अगर मैडम। तो यूट्राइन आर्टरी 20 वीक्स के ऊपर, आपका 20 वीक्स के ऊपर इसका, मैंने इसलिए यूट्राइन आर्टरी पूछा था उससे कि यूट्राइन आर्टरी का क्या रोल है। एक पेशेंट जो आपकी हाई रिस्क है, जो कह रही है मेरा पिछला ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड बेबी था, वो 34 8वें महीने पर डिलीवर भी हुई है, तो आप मुझे बताएं उसके अंदर तो रोल ही यूट्राइन आर्टरी डॉपलर से शुरू होना है बच्चे का। माँ की मॉनिटरिंग ही शुरू यूट्राइन आर्टरी से होनी है। क्या होगा, यूट्राइन आर्टरी नॉर्मल है, एस्टिमेटेड फीटल वेट ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ लेस देन 10 सेंटाइल पे, तो उसको 32 वीक्स तक ले जाओ, और उस पे भी सीरियल अल्ट्रासाउंड होगा। डॉपलर नहीं अभी आया यहाँ पे कहीं पे भी, अम्बिलाइकल आर्टरी डॉपलर,
कहीं आया? नहीं आ रहा ना अभी तक। नहीं दूसरी मैडम। दूसरी इक्वेशन क्या है कि यूट्राइन आर्टरी तो नॉर्मल है, लेकिन उसका वजन कम हो गया, एस्टिमेटेड फीटल वेट नहीं ठीक। तो उसको क्या करोगे, उसको 26 वीक से ग्रोथ में स्कैन शुरू कर दोगे। अगला केस क्या होता है कि यूट्राइन आर्टरी भी अब नॉर्मल है, वेट भी कम है, दोनों चीजें कम हो गई हैं। ठीक है, सॉरी, यूट्राइन आर्टरी अब नॉर्मल है लेकिन एस्टिमेटेड फीटल वेट ठीक है। अभी दोनों चीजें कम नहीं, सिर्फ यूट्राइन आर्टरी अब नॉर्मल है। उसको 28 वीक से स्कैन करना शुरू, अगर वेट कम है तो जल्दी शुरू करना है, अगर यूट्राइन आर्टरी डॉपलर अब नॉर्मल है तो 28 वीक्स पे शुरू करना है। ठीक है। अब ये नीचे ऊपर उन्होंने जो वो दिए हुए डॉलर साइन, वो नीचे देखे ना, आप उसको पढ़ लें कि क्या लिखा हुआ है उसको। ठीक है। एन इंडिविजुअलाइज प्लान केयर शुड बी मेड। ठीक है। और जिनके आगे स्टार्स बना हुआ है उसके आगे आप रेफर टू रिस्क, यानी टू मैडम वीक्स करना है या 4 वीक्स करना है, वो अगेन आपने इंडिविजुअली बेस पे करना है। अब अगर आपकी दोनों चीजें खराब हो गई हैं, ठीक है, तो फिर आप उसको फीटल मेडिसिन यूनिट में भेजेंगे। 20 वीक्स पे ही आपका हाई रिस्क IUGR पेशेंट डेवलप होना उसकी डिस्कशन शुरू हो जाती है। आपकी मॉनिटरिंग में कहीं अम्बिलाइकल आर्टरी डॉपलर नहीं आया, मॉनिटरिंग में सब जगहों पे सीरियल अल्ट्रासाउंड ग्रोथ स्कैन्स हैं। ठीक हो गया। और आखिरी आपका एक एक पेशेंट का BMI बहुत ज्यादा है, आप सिम्फिजियो फंडल हाइट को मेजर नहीं कर सकते, या कोई यूट्राइन अनोमलीज हैं, तो फिर आप उसको एनोमली स्कैन करवाएं, उसमें एस्टिमेटेड फीट है तो उसको आप 28 वीक से वैसे ही जो है ना वो करना। अगर कंजेंटल अनोमलीज है जैसे हमारे पास अक्सर ये आती हैं, यूट्रस डायडेल्फिस, तो उसकी मॉनिटरिंग शुरू हो जाती है, और 32 वीक्स के ऊपर हमने उसको करना होता है। क्या? पता नहीं मेरे पास, मेरे चीज वाले में देखो कोई है तो ले लो। ठीक है। अब आप आ जाएं कि FGR डायग्नोज कर दिया आपने, ऊपर आप मॉनिटरिंग कर रहे थे और पेशेंट को आपने IUGR या ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन लेबल कर दिया। ठीक है। आपका ये मॉनिटरिंग चल रही थी, यूट्राइन आर्टरी डॉपलर पे या नॉर्मली स्कैन पे एस्टिमेटेड फीटल वेट के ऊपर आपने पेशेंट को डायग्नोज कर दिया। ठीक है। डायग्नोज करने के बाद अब ये वाला चार्ट शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब आप देखें, जी मैडम सही है। अर्ली FGR था, अप टू 32 वीक्स अगर कोई आ जाता है तो वो अर्ली है। 32 से 36 के दरमियान जो है वो आपका लेट है, और टर्म का IUGR 37 के बाद है। अब सब के अंदर नीले वाला जो डब्बे हैं उनको पढ़ें क्या लिखा हुआ है। सुंबल? मैडम इसमें यही लिखा है ना कि अर्ली अर्ली FGR अप टू 32 वीक, और इसमें जो है एक्सपेक्टेड फीटल वेट जो होगी, इसमें फॉरनाइटली जो है, हाँ वो करेंगे। और फॉरनाइटली अम्बिलाइकल आर्टरी डॉपलर कब अम्ब्रेला करेंगे? डॉपलर वीकली। अगला पढ़ें। जी मैडम। और जो लेट वाला है, मतलब 32 वाला 36 के दरमियान, उसमें फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन 32 to 36 वीक के दरमियान इसमें वीक्स आएगी, तो फिर एक्सपेक्ट फीटल वेट फॉरनाइटली करवाना है, और अम्ब्लाइक आउटी डॉपलर जो करवाना है वो वीकली करवाना है। दोनों में कोई डिफरेंस है? नहीं मैडम। आगे थर्टी वीकली है सेवन वाला वो। पढ़ें। 37 में मैडम ये है कि ऑनवर्ड, जो 37 से ऑनवर्ड होगा वो यूज में आ जाएगा, और इसमें जो है फॉर नाइटली जो है एक्सपेक्ट फीटल वेट करवानी है फॉर नाइटली, और अम्ब्लाइक डॉपलर इसमें सेम है मैडम सब में। तो फिर IUGR की मॉनिटरिंग क्या हुई, चाहे वो अर्ली है, वो चाहे लेट है, चाहे टर्म का, क्या होगी? मारिया? यस। यस मैडम आप सही मारिया कह रहे हैं। बोले क्या होगी IUGR की मॉनिटरिंग? मैम ग्रोथ स्कैन 2 वीकली, फोर्टनाइटली और डॉपलर वीकली। बस। अम्ब्लाइकल आर्टरी डॉपलर अब वीकली। आपने, जब आपको पता चल गया कि हाई रिस्क मेरा पेशेंट है, यूट्राइन आर्टरी डॉपलर कोई आपको नॉर्मल दे रहा है, एस्टिमेटेड फीटल वेट आपको 20 वीक्स पे नॉर्मल दे रहा है, आपने अल्ट्रासाउंड उसको कर लिया, मैंने कहा कि 32 वीक्स के ऊपर 28 वीक्स की बायोमेट्री आ गई, अर्ली IUGR है, कैसे मॉनिटर करेंगी? मदिया है?
जी जी, मैं हूँ डॉक्टर पूरन। बोलें फिर। डॉक्टर पूरन, हम डॉक्टर वीकली कराएंगे और एस्टिमेटेड फीटल वेट उसका जो है वो फोर्टनाइटली कराएंगे। 2 वीकली कर लो और वीकली अल्ट्रा अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर। समझ आ गई? जब आपने मॉनिटरिंग करनी है हाई रिस्क और उसकी, वहीं कहीं अम्बिलाइकल, वंस आपका डायग्नोसिस बन गया है एफजीआर का, मैनेजमेंट में अम्बिलाइकल आर्टरी का रोल है। मॉनिटरिंग में यूट्राइन आर्टरी का रोल है, वो भी एट 20 to 24 वीक्स तक। जब आपने मैनेजमेंट करनी है आईयूजीआर की, डायग्नोज हो गया आईयूजीआर, एफजीआर सॉरी, आईयूजीआर नहीं, एफजीआर डायग्नोज हो गया है, तो फिर आपका अम्बिलाइकल आर्टरी डॉपलर आता है। और वो चाहे डॉक्टर अर्ली है, वो चाहे लेट है। पूरन, जी मधिया। तुरंत मैं पूछ रहा हूँ, जैसे 20 वीक्स के बाद या 15 वीक्स के बाद हमने ग्रोथ स्कैन को कैसे 4 वीकली मॉनिटर करना है? जी जी, वो ऊपर लिखा हुआ है ना, 2 to 4 वीकली। 2 और 4 वीकली का आपने इंडिविजुअलाइज केस करना है, ये देखे ना ऊपर। आपका जो मॉडरेट रिस्क है उसको 4 वीक्स ग्रोथ स्कैन है, और जो हाई रिस्क है उसमें आपने, अगर सब कुछ नॉर्मल है, 2 to 4 वीक्स लिखा हुआ है। और नीचे उन्होंने स्टार के साथ स्टार लगाया हुआ है ना, तो स्टार के साथ उन्होंने लिखा हुआ है रेफर टू द रिस्क असेसमेंट एंड स्क्रीनिंग सेक्शन फॉर एडवाइस ऑन अ स्कैन इंटरवल। वो इंडिविजुअलाइज केस होगा। आप उसको 2 to 4 वीकली बोल सकती हैं, और साथ में रिस्क असेसमेंट करते रहेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, और स्कैन इंटरवल आप इंडिविजुअलाइज करेंगे। केस टू केस वेरी करेगा कि इस केस को मैंने 2 हफ्ते बाद बुलाना है, इसको 4 वीक्स के बाद बुलाना है। समझ आ गई? वो इंडिविजुअलाइज्ड होगा कि 2 वीक्स किसी को बुलाना है, किसी को 4 वीक, वो इंडिविजुअलाइज्ड है। अब आगे की जो फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन की बातें, जब डिलीवरी की बातें आएंगी, फिर आपने वीक्स देखने हैं। समझ आ गई? एक पेशेंट है, उसका अम्बिलाइकल आर्ट, ये अब मैं चाह रही हूँ, ये वाला जो ग्रोथ है ये बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको मैं आपको बाद में समझा दूंगी जब आईयूजीआर का टॉपिक हो। लेकिन ये असल आपने वहां पे सुनाना है। अब मैं समझे जी मैडम, आज के बहुत केस शुक्रिया। में, आपका 32 वीक्स पे पेशेंट था, आप उसका अम्बिलाइकल आर्टरी डॉपलर कराएं, मैंने कहा अम्बिलाइकल आर्टरी डॉपलर नॉर्मल आ रहा है। अगला स्टेप क्या कर रहे हैं? डक्टस विनोसिस। 32 से 34 वीक्स के ऊपर डक्टस विनोसिस आपका डिसाइड करेगा कि इस पेशेंट को मैं कब डिलीवर करूं। आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि इस वाले केस के अंदर यूजली 34 से, अगर इसके बाद डेवलप हो रहा है, यानी अब 32 पे तो वो हो गया यूजीआर, इसको 34 से ऊपर नहीं लेके जाना, ये पीछे डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन आपका डिसीजन टाइम क्या होगा? जो ये होती है ना शॉर्ट टर्म वेरिएशन इन सीटीजी आती है, ठीक है, कंप्यूटराइज सीटीजी एक चीज है जो अभी पाकिस्तान में नहीं अवेलेबल। ठीक है। यस, हमारे पास डक्टस विनोसिस के डॉपलर आते हैं जिसमें ए वेव आती है। अगर ए वेव एब्सेंट हो गई है तो इसको डिलीवर कर देना। चलाना आपने 32 वीक्स वाले आईयूजीआर को 34 वीक्स तक तभी है जब आपने ए वेव प्रेजेंट है। ए वेव एब्सेंट हो गया, फिर आपने स्टीरॉयड का भी वेट नहीं करना। फिर उसमें होता है कि ब्रेन स्पेयरिंग फिनोमिना शुरू हो चुका हुआ है। समझ आ गई बात की? तो आपका फिलहाल जो केस था वो सेंटर वाले में चल रहा था, जिसमें आपको आपको अगर अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर नॉर्मल आ रहा था, तो आप पूछें कि मैडम हम इसको चलाएंगे आगे, और डक्टस विनोसिस का डॉपलर कराएंगे, उसमें अगर ए वेव प्रेजेंट है तो हम इसको आगे चला सकते हैं, और इसको स्टीरॉयड देंगे, मैक्सल्फेट देंगे। वो फिर आगे पीछे डिटेल में अलग मैक्सल्फेट की बातें लिखी हुई हैं, वो जब मैं आईयूजीआर कराऊंगी तो ये गाइडलाइन आपको पूरी एक दफा दिखा दूंगी। अभी चूंकि आपको कंफ्यूजन बड़ी हो रही थी इस केस में, क्योंकि मैंने थोड़ा सा बीच में दे दिया, तो आईयूजीआर डिस्कस हो गया। क्रॉनिक हाइपरटेंशन से रिलेटेड आपके भी कोई भी क्वेरी है तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर गुरु और ये डॉक्टर जो पूरन, आपने ना कोई ये भी जो था हिस्ट्री के पॉइंट मैंने हमारे वाला केस था। हैफेजेड कर दिए थे, वो रिपीट कर दें कि उनका ऑर्डर क्या रखना है? किन का ऑर्डर? हिस्ट्री के पॉइंट्स आप कह रही थी आपने हैफेजेड कर दिए, मतलब जो हेडेक और वो ब्लरिंग मैंने ऑफ आपको विजन है वो बताया स्टार्ट। ना कि आपने गेस्टेशनल एमेनोरिया पूछ लिया, क्रॉनिक हाइपरटेंशन का उसका डिटेल, कब से आपको क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, उसकी दवाइयाँ आप कौन सी ले रही थी, उस पे आपका ब्लड प्रेशर हमल से पहले कंट्रोल था,
फिर उसने पेशेंट ने खुद ही बता दिया कि हमल के दौरान मैं आई, मैंने उन्होंने मेरी चेंज करके लेबिटालोल कर दी, और वो मैं 100 मिलीग्राम बीटी ले रही थी। लेकिन अब मेरा पिछले 2 दिन से फिर भी तेज रह रहा है। और साथ में फिर आप पूछे, आपको सर में दर्द होती है, मैदे में दर्द होती है, आपकी आंखों के आगे कोई अंधेरा आता है, आपको कोई झटके वगैरह तो नहीं महसूस हो रहे, ठीक है, पाँव वगैरह तो नहीं सूजना शुरू हो गए, ये सवाल आप पूछेंगी आप, ठीक है। फिर आगे आप वो ट्राइमेस्टर वाइड हिस्ट्री में चली जाएंगी, ठीक है। जी मारिया, आप कुछ पूछ रही थी। जी डॉक्टर गुरत, ये जो केस अभी डिस्कस किया था हमने, आज वाला जो शॉर्ट केस था, इसमें अगर हम देखें कि अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, बच्चे 32 वीक का डॉपलर भी नॉर्मल आ रहा है, डॉक्टर डीवी भी नॉर्मल आ रहा है, तो फिर हम इसको आगे लेके चल नहीं चल सकते? 34 जो से आगे नहीं लेके चल 30 सकते नहीं, जो अगर सब कुछ IUGR होता है नॉर्मल ना, है वो तो यूजली जो वीकली? अर्ली वाला 32 से पहले डेवलप हो गया, क्योंकि 34 पे वो प्रेजेंट करके आई है, और उसके बायोमेट्री जो है वो 28 वीक्स के, तो इसमें अंदर सडन IUD के टाइम, इसको 37 तक आप किसी सूरत नहीं ले जा सकते, बस इवन मैक्सिमम थर्टी अगर फोर डीवी वीक्स भी तक नॉर्मल लेके है जाए। और डॉपलर भी नॉर्मल है, फिर भी नहीं लेके जाना? नहीं नहीं, बस 34 तक ही लेके जाना है, अगर दोनों चीजें नॉर्मल आ रही हैं तो। हम्म, ठीक है। ये वाला 37 तक तो आप प्रैक्टिकली भी देखें ना, तो ये नहीं जाते, प्रैक्टिकली भी थी, जिसने का 28 वीक्स की बायोमेट्री 34 2 पे आ रही हो, बस इतना ही करो कि इसको मैक्स सल्फेट दो, स्टीरॉयड कवर दो, इन यूट्रो ट्रांसफर करो वेयर NICU फैसिलिटीज इज अवेलेबल, और इसको डिलीवर करा दें, और हो जाते हैं, सरवाइव कर जाते हैं ऐसे बेबीज, वो काफी अच्छी जगह नहीं, पे। वो गाइडलाइन में मतलब इस तरह कह रहे हैं ना कि डीवी डायग्नो मतलब जो है वही उससे बता तो हम रही करेंगे, हूँ, द टाइमिंग ऑफ वो तो डिलीवरी नॉर्मल उससे हम आएगा करेंगे। तो चलाना है ना, अगर नॉर्मल, नॉर्मल नहीं आ रहा तो 32 से पहले ही डिलीवर हो जाएगा, 34 तक ले जाने के लिए यानी ये दो करना चीजें 34 पे नॉर्मल ही है हों। अगर नॉर्मल रहता है तो? हाँ, अगर ये नॉर्मल रहता है तो 34 तक जाना है, अगर इनमें से कहीं भी कुछ खराबी होती है तो वहीं पे टर्मिनेट कर देना है। 34 तक ले जाने के लिए आपको ये दो चीजें नॉर्मल चाहिए, 34 से ऊपर ले जाके तो जी फिर जी। क्यों इतनी मॉनिटरिंग करनी है आपने। ये तो 28 थर्टी हम्म, टू पे 28 वाला बच्चा आप कैसे 37 तक ले जा मॉनिटर कर सकती हैं, तो IUD हो जाएगा। शुक्र करें कि वो 34 तक आपको डक्टस मिनोसिस प्रेजेंट दे रही होगी ये वेव। हाँ जी जी जी। समझ आ गई ना, उसका तो डॉपलर भी किसी वक्त नॉर्मल हो जाए, तभी तो ट्वाइस वीकली डॉपलर करा रहे हैं। हम्म, एस्टिमेटेड फीटल वेट पे तो जा ही नहीं जी रहे हम, वो तो हम 2 वीकली करवा रहे हैं। डॉपलर इज द की पॉइंट जिसको हम ट्वाइस वीकली करा रहे हैं। वो नॉर्मल आएगा, डक्टस वेनोसिस नॉर्मल आ रही है तो ही तो मैं 34 तक जा रही हूँ, वरना तो मैंने वहीं पे उसको टर्मिनेट करना है। समझ आई जी जी। मारिया पॉइंट। जी जी, मुझे समझ आ गई है। हम्म। ओ, IUGR हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैंने जिस दिन आएगा ना उस दिन उसमें आपको इसकी ये वाली गाइडलाइन, ये थोड़ी डिफिकल्ट है शुरू में पढ़ने, इसको 2 3 दफा पढ़ें तो फिर आपको अच्छा इसका रिव्यू हो जाता है, ठीक है। चलें, और क्रॉनिक हाइपरटेंशन से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो पूछें। हाँ सॉरी, बीच में आप लोग कल भी मैं मिस कर गई, ये इंपॉर्टेंट है, टारगेट वैल्यू जरूर बतानी है, ठीक है। ये देखो कि माई एम इज टू कीप द ब्लड प्रेशर लेस देन 130, ये इन्होंने 130/85 दिया हुआ है, SOGP 135/85 कहती है, ठीक है। तो ये SOGP